विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र बीजेपी ने फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा सीट पर धनेश अदलक्का को उतारा है, जो 2 बार पार्षद रहे हैं। हरियाणा मेडिकल फार्मेसी काउंसिल के वर्तमान में चेयरमैन हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धनेश अदलक्का जी। पहले तो आपको बधाई जी। चुनाव की टिकट मिल गई है, किस तरह से देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अपनी माँ रूपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व का, मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी केशवपाल गुर्जर जी का, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, नायब सिंह सैनी जी का, बड़ौली साहब का, राजकुमार वोरा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझ कार्यकर्ता पे विश्वास किया है कि मैं लगातार 20 साल से इस निगम की राजनीति में सक्रिय था, चुनाव जीतता था, हर बार टिकट के लिए रिक्वेस्ट करता था, लेकिन मेरे सब्र का फल मुझे आज पार्टी ने दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी की मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ संगठन के अंदर चुनाव लड़ना तो पहले दिन से सिखा दिया जाता है कि जब आप चुनाव लड़ते हो, जब भी कोई विधानसभा चुनाव है, रामचंद्र बैंदा जी के चुनाव हमने लड़े, चौधरी कृष्णपाल जी के 3 चुनाव हमने लड़े, विपुल गोयल जी का चुनाव हमने लड़ा, प्रवेश मेहता का चुनाव हमने लड़ा, नरेंद्र गुप्ता का चुनाव हमने लड़ा, सीमा त्रिकाजी के साथ हम रहे। हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और हमारा कर्तव्य है कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहना। ये विधायक का पद नहीं है, ये तो कार्यकर्ता को एक एडजस्टमेंट होती है कि ठीक है भाई, जिस चीज़ की जब जहाँ जैसी जरूरत है उसकी वहाँ वैसी एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, आप जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ एक बड़ा मुद्दा है कि पंजाबी, क्योंकि अभी पिछले दिनों पर जो कांग्रेस पंजाबी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मांग की थी कि यहाँ पंजाबी को टिकट दिया जाए, लेकिन फरीदाबाद की 6 सीट में से किसी भी सीट पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया पंजाबी बिरादरी को। तो इसको किस तरह से देखते हैं, उसका क्या कोई लाभ देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये एक ऐसी विधानसभा है जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी भी पंजाबी होता था और बीजेपी का प्रत्याशी भी पंजाबी होता था। तो बिरादरी के पास एक बहुत बड़ा होता था कि मान लो कोई भी बनता है तो बिरादरी का उसके पास जाने का रास्ता खुला रहता था। लेकिन हुआ क्या कि पंजाबी समाज को जब दिखा कि कांग्रेस ने पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी पंजाबी को टिकट दी ही नहीं, तो इस पर सारे जो कांग्रेसी पंजाबी थे उन्होंने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई हमें तो बड़कल से या फरीदाबाद से पंजाबी को एक टिकट दो। तो सब उम्मीद कर रहे थे कि इस पर किसी न किसी को ये टिकट देंगे। लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा चला कि ये कांग्रेस किसी भी कीमत पर पंजाबी को कुछ समझती ही नहीं है, क्योंकि इनको तो जाति गणना की बात तो करते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी मिल जाएगी, साझेदारी भागीदारी। लेकिन साझेदारी भागीदारी की बात करते हैं तो फरीदाबाद में तो 3 लाख से प्लस पंजाबी मतदाता था, इन्होंने कभी परवाह ही नहीं करी। और आप देख लो कि इस बार परवाह, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, पंजाबी चीख चीख के मर गए कि हमें कांग्रेस से भी एक जगह से टिकट दी जाए, लेकिन नहीं दी, क्योंकि पंजाबी को तो समझते कुछ नहीं है। तो इसका क्या कोई लाभ देखते हैं आप? देखिए, बिरादरी को, समाज को इस बात की दिक्कत तो रहती है कि हमारी बिरादरी को तुम केवल वोट समझते हो कि यूज़ करना चाहते हो, लेकिन हमारे जो बिरादरी के नेता है, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे किसी में भी, जो जहाँ होता है उसको वही उम्मीद होती है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। या तो इनके पास ये कि इनके पास पंजाबी नेतृत्व का अभाव है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर 90% पंजाबी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको समझ नहीं आती कि हम पंजाबी को टिकट दें या ना दें। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा मुद्दा है इस सीट पर कि आपको बाहरी बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 2002 में मेरी शादी हुई और ये 1 नंबर में हम जहाँ बैठे हैं, इसका 1D 1A मेरी ससुराल, जहाँ मेरी शादी हुई, उसके सामने ही मैंने अपना 2014 में प्लॉट ले लिया था। 2019 में मैंने लोकसभा चुनाव की यहीं से मांग करी, विधानसभा चुनाव के लिए मैंने जो रैली करी थी मुख्यमंत्री जी की, तब भी यही था कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है। जितने भी यहाँ गुरुद्वारा साहिब हैं, मंदिर हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सब लोग इस बात को चीख चीख के कह रहे हैं कि धनेश अदलक्का बाहरी नहीं है, लेकिन केवल चंद लोग जिनको राजनीति करनी है बाहरी है। अरे मुझे 20 साल हो गए। दूसरी बात, ये एक विधानसभा हुआ करती थी, उसके 3 टुकड़े हो जाएं, किसी के 4 टुकड़े हो जाएं तो बाहरी होता जाए।
भारी हो जाता है कोई व्यक्ति। आप ये बताओ कि टेकचंद शर्मा पृथला से एमएलए होते थे, सेक्टर 37 में रहते थे। नैनपाल रावत पृथला से एमएलए सेक्टर 15 में रहते थे। शारदा राठौर बल्लभगढ़ से एमएलए सेक्टर 16 रहती थी। करण सिंह दलाल फरीदाबाद में कोठी बना चुके हैं। आप अपनी बताओ ना, आप कहाँ हो? आप भी तो सैनिक कॉलोनी में आप आके बसे हो, गाँव तो आपका नवादा। किसी का भी, जिसका भी विपक्ष मेरे प्रति जो बोल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से पूरी तरह एक विधानसभा के लिए समर्पित है तो भारी नहीं होता। अच्छा, आपने 4 उदाहरण दिए जिसमें से 2 कांग्रेसियों के और 2 बीजेपी के। तो ये जो भारी वाला मुद्दा है, ये कांग्रेस की तरफ से या भीतर पार्टी के भीतर से भी आ रहा है? देखिए, ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेसियों को दिक्कत हो रही है कि भारी है, भारी है, भारी है। बोलो इसको, यदि ये टिकट ना, इसको टिकट ना देती पार्टी तो हम अपना कहीं ना कहीं सिप्पा सेक लेते। अब उनको नज़र आ रहा है कि आज उनकी जीत है ही नहीं, हार मान चुके हैं, इसलिए केवल एक ही बात कहते हैं, ये भारी है। अरे भारी हूँ, कहाँ से भारी हूँ ये तो बता दो। परिवार मेरा यहाँ, मामे मेरे यहाँ, ससुराल मेरी यहाँ, परिवार में अब मैंने अपना बना लिया। वनडी बनने में मैंने शिफ्ट कर लिया, मेरी फैमिली तो इन लोग तो सैनिक कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, इसी विधानसभा में रहना है, यहीं कोठी बनाऊंगा, यहीं रहूँगा। जो वनडी 1A है उसके सामने वाला, वनडी 6A के सामने वाला जो प्लॉट है उसमें ऑफिस बन चुका है, कोठी भी बना दूंगा। 800 गज का प्लॉट है मेरा। पहले यहाँ पे सीमा त्रिखा 2 बार बीजेपी की टिकट पर विधायक रहीं, सीपीएस भी रहीं, मंत्री भी रहीं। मुलाकात हुई आपकी? मेरी बहन है वो, मेरा रिश्ता है उनसे। और जब निगम के अंदर हम दोनों बहन भाई पार्षद थे तो सीमा त्रिखा जी कांग्रेस की पार्षद होती थी, मैं बीजेपी का पार्षद होता था। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि काम करने में उनकी कहीं कोई कमी रही। समय के अनुसार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कोरोना का कोविड पीरियड जो आया उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस सब जगह रहा, कई काम नहीं हुए, कई चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कई बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने अपने हाथ में लिए। सबसे बड़ी बात ये, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम उन्होंने सोचा था, वो सीवरेज की सिस्टम को बदलने का, उसमें भी कहीं ना कहीं टेंडर में खामियां निकली जो कैंसिल हो गया। बड़कल झील को उन्होंने बनाने का काम शुरू किया, लगभग उनकी वो तमन्ना पूरी हुई। जो बहन की चीज़ें कम रह गई हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मेरी बहन है वो, उन्होंने सदा छोटे भाई की तरह मुझे मान दिया है और आज भी मेरा रिश्ता है उनसे। क्या मानते हैं, क्या वजह रही टिकट कटने की? क्या पार्टी ने आप में बेहतर देखा और जो उनमें नहीं देख पाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, पार्टी के पास हर विधानसभा में 3-3, 4-4 लोग सक्षम होते हैं, बराबर। लेकिन पार्टी के पास भी कई बार बड़ी समस्या होती है कि किसको, लेकिन पता नहीं मुकद्दर किसके साथ खड़ा होता है। 2 बार मेरी बहन एमएलए रही, सीपीएस रही, मंत्री रही, आज उनका छोटा भाई उसी उस पर चलेगा और बहन बड़ी बहन के रूप में इस विधानसभा को आगे भी आशीर्वाद देती रहेंगी। अच्छा, आप कैंपेनिंग शुरू कर दी आपने, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या वादे कर रहे हैं उनके पास? एक ही वादा कि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पिछले 10 दिन के अंदर बड़कल विधानसभा के अंदर सीवर, गंदगी, आवारा पशु बहुत ज़्यादा है। आवारा पशुओं को दिक्कत ये है कि लोग उनको मार रहे होते हैं। मैं उन पशुओं के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंतजाम करूंगा। हमारे पास पहाड़ बहुत लंबा ऊंचा है, जो हमारा सेक्टर 21 से लेकर के और शूटिंग रेंज तक, कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था करूंगा ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। जानवर हैं, उनकी आत्मा भी है, उनके लिए भी इंतजाम करूंगा ताकि इनको भी दिक्कत ना हो। कूड़ा बिल्कुल शहर को साफ करने का रखूँगा। सीवर की समस्या का तो मैं मास्टर रहा हूँ। मैं जिस इलाके से 3-3 बार पार्षद बना, वहाँ भी यही हाल होता था। लेकिन आप देखिएगा, 100 दिन के अंदर मैं प्रयास करूंगा टाउन की सीवर की समस्या को काफ़ी हद तक खत्म कर जाऊँ। आपने 3 बड़ी चीज़ें गिनवाई यहाँ पे, आवारा पशु, सीवर और गंदगी। क्या वजह रही कि 10 साल में पार्टी आपकी सरकार रही, यहाँ आपकी पार्टी के विधायक रहे, मंत्री भी रही, वो 10 साल में काम नहीं करवा पाए और आप उसे 100 दिन में कराने का दावा करते हैं? मैं बताता हूँ, बहन जी ने पूरी विधानसभा का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का सीवर चेंज करने का एस्टीमेट तैयार कराया, लगभग 150 करोड़ रुपए का। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां निकली जो टेक्निकली वो कैंसिल हो गया। क्योंकि टेक्निकली कोई चीज़ होती है तो वो अफसर करते हैं, पॉलिटिकल आदमी तो सिफारिश करता है, उस पर दबाव बनाता है कि काम ये इतने समय में हो। लेकिन टेक्निकल चीज़ें तो अफसरों को देखनी थी। कहीं ना कहीं वो खामियां रही, उसको पूरा करेंगे और उसको किसी भी कीमत पे पीछे नहीं रहने देंगे। तो कुल मिलाकर क्या भविष्य देखते हैं अपना बड़कल सीट पर? देखिए, हरियाणा के अंदर तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की रहनुमाई में सरकार बनेगी और बड़कल का
भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिनिधित्व रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धनेश अदलखा, जिन्हें पहली बार टिकट मिला है और वो फरीदाबाद की बड़खल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वो आश्वस्त हैं कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जो बड़खल सीट का प्रतिनिधित्व है वो बीजेपी प्रत्याशी ही करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।